हेलो एवरीवन, दिस इज जीरो केमिस्ट्री एंड वी आर डिस्कसिंग पेपर जो हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे थे। कौन सा वाला? 17 जुलाई 2021 में जो शिफ्ट वन में पेपर यहाँ पर हुआ था। ठीक है, हम यहाँ पर कौन सा पेपर सॉल्व कर रहे थे? 17 जुलाई का जो शिफ्ट वन में पेपर हुआ था। 75 क्वेश्चंस हम इसके कवर कर चुके थे पिछले लेक्चर्स में, और आज बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर की, जिसमें हम कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 76। ठीक है, आई थिंक आप लोगों की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी, आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। ठीक है, आप लोग सीरियसली तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले क्या यहाँ पर कहना चाह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज राइट व्हेन रजिस्टर्स आर इन सीरीज अरेंजमेंट इन अ सर्किट। कोई सर्किट है, उसमें जो रेजिस्टेंस है यानी कि प्रतिरोध है, उनको यहाँ पर श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया गया है। कैसे संयोजित कर दिया गया है? श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया गया है। और अगर आप लोगों को पता होगा कि जब भी श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है तो उनका जो हम परिणामी प्रतिरोध हमारे पास निकल कर आता है, वो कैसे निकाल सकते हैं हम? अगर हमारे पास परिणामी प्रतिरोध निकालना, हमारे पास 3 प्रतिरोध यहाँ पर हैं, तो वो क्या आ जाता है हमारे पास? उनको अगर हम डायरेक्टली ऐड कर दें, R2 प्लस R3। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास? परिणामी प्रतिरोध क्या आ जाएगा हमारे पास? R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर हम बात करें, अगर उनको हमने कैसे जोड़ा होता? समांतर क्रम में यहाँ पर यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर उनका किया होता हमने, तो यहाँ पर जो हो जाता है, R की वैल्यू आ जाती है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इस तरीके से आपके पास पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम जब भी होगा उसमें प्रतिरोध इस तरीके से जुड़ने वाले हैं। समांतर क्रम यानी पैरेलल जब भी बोलेगा कॉम्बिनेशन, वहाँ पर श्रेणी समांतर क्रम में आपके पास प्रतिरोध इस तरीके से जोड़ने वाले हैं। तो हमारे पास उनने श्रेणी क्रम बोला है यानी कि सीरीज, यहाँ पर कॉम्बिनेशन बोला है, सीरीज अरेंजमेंट बोला है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एट द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल इन अ लेक। जो लेक है यानी कि झील है, झील में जो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल होगा यानी कि दूसरे पोषी स्तर है, उसमें कौन सा है? इनमें से वो दूसरे पोषी स्तर वाला सेकंड ट्रॉपिक लेवल वाला कौन है? तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कौन होता है, सेकंड ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, जो भी चीज़ें यहाँ पर होती है ये आपको पढ़नी है। ठीक है, ये आपके लिए काम है कि ये प्रथम जो पोषी स्तर होता है द्वितीय पोषी स्तर होता है, ये क्या होते हैं। हम यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर है, डायरेक्टली हमको यहाँ पर याद रखना है, जू प्लैंकटन यानी कि प्राणी प्लवक जो होते हैं यहाँ पर लेक में क्या होते हैं? दूसरे पोषी स्तर वाले होते हैं। ठीक है, आपको ये देखना है, आज का काम है आपके लिए कि ये जो प्रथम क्या है यहाँ पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर, ये होता क्या है, ये आपके लिए आज के लिए काम देता हूँ मैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? विच केमिकल इज रीजन फॉर वल्चर्स पॉपुलेशन डिक्लाइन इन इंडिया। जो गिद्ध थे भारत में गिद्ध थे, हमने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में गिद्धों की संख्या में बहुत भारी कमी आई है, भारी कमी यहाँ पर देखने को मिली है। तो वो कौन से केमिकल की वजह से यहाँ पर कमी देखने को मिली है, वो हमको यहाँ पर बताना है। बात करें यहाँ पर कौन सा है? क्लोरपायरिफॉस या फिर क्लोरोडेन या फिर कार्बामेट या फिर यहाँ पर डाइक्लोफिनेक। कौन सा यहाँ पर केमिकल है जिसकी वजह से ये हमको देखने को मिल रहा है? तो वो यहाँ पर केमिकल कौन सा है? डाइक्लोफिनेक। डाइक्लोफिनेक एक केमिकल है जिसकी वजह से भारत में गिद्धों की संख्या में भारी गिरावट देखने को मिली है हाल ही के सालों में। तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन फॉस्फोरस। यानी कि जो फॉस्फोरस है उसके कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। अगर हम बात करें फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस का हमारे को एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, 15 होता है। कितना एटॉमिक नंबर? 15 होता है। ये नाइट्रोजन के नीचे आता है। किसके नीचे ये आता है? नाइट्रोजन के नीचे आता है। यहाँ पर बात करें 15 की, तो यहाँ पर कैसे लिख देंगे? 2, 8, 10 और 5। और यहाँ पर बात करें नाइट्रोजन की, तो 2 और 5। नाइट्रोजन का 7 होता है। ठीक है, कंपैरिजन के लिए बता रहा हूँ। तो जैसे ही नाइट्रोजन का यहाँ पर कितना होता है? 5 होता है, वैसे ही फॉस्फोरस का भी यहाँ पर संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये आपको यहाँ पर बात पता होनी चाहिए। नाइट्रोजन के लिए पूछे चाहे यहाँ पर फॉस्फोरस के लिए पूछे, आपके लिए दोनों में आंसर बनने वाला है 5। ऑप्शन नंबर भी आपका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या पूछता है कि इन बीओडी कुछ है, उसमें ये ओ है, जो बीओडी में जो ये ओ है वो क्या यहाँ पर डिनोट करता है, वो क्या बताता है हमें? यानी कि बीओडी जो है उसमें ये ओ क्या बताता है? तो हम बात करते हैं अगर बीओडी की, तो बीओडी क्या होता है? बीओडी की फुल फॉर्म बात करें हम, तो बायोलॉजिकल
ऑक्सीजन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसकी फुल फॉर्म होती है, याद रख लेना। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किस चीज़ की फुल फॉर्म होती है, यहाँ पर बीओडी की फुल फॉर्म होती है। और ये होता क्या है बीओडी, बीओडी ऑक्सीजन की वो मात्रा है। देखो ऑक्सीजन, ओ स्टैंड फॉर किस चीज़ के लिए, ऑक्सीजन। आंसर हमारा डी हो गया, पहले तो ये समझ लो इसका आंसर कौन सा हो गया, आंसर डी हो गया। अब बात करते हैं बीओडी होता क्या है। तो बीओडी ऑक्सीजन की वो क्या अमाउंट होती है जो पानी में ज़रूरी होती, किस चीज़ के लिए, जैसे पानी में कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसको डिकम्पोज करना है, उसको क्या होना है, डिकम्पोज करना है, तो उसके डिकम्पोजिशन के लिए ऑक्सीजन की जितनी अमाउंट ज़रूरी होती है, उसके डिकम्पोजिशन के लिए किस में, वाटर में जितनी ऑक्सीजन की डिमांड होती है उसको ही हम यहाँ पर क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। बात समझ में आ रही होगी आपके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, 1972 में द फर्स्ट मेजर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज वाज हेल्ड इन, जो 1972 में पर्यावरण के मुद्दों पर प्रथम बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था। वियना में किया गया था, स्टॉकहोम में किया गया था, क्योटो में किया गया था, या फिर बेसल में किया गया था। यहाँ पर जो ऑप्शन हमारे पास बी है स्टॉकहोम, इसका राइट आंसर है। और जो स्टॉकहोम है ये कौन से देश की कैपिटल है ये हमको पता होना चाहिए। बात करें यहाँ पर जो स्टॉकहोम है ये कैपिटल है स्वीडन की। कौन से देश की यहाँ पर कैपिटल है, तो ये स्वीडन की कैपिटल है। ये बात भी आप याद रख लेना क्योंकि आजकल चर्चाओं में बहुत चल रहा है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है, रशिया के साथ यूक्रेन का वार चल रहा है, तो इसलिए जीके का क्वेश्चन भी बन सकता है। शायद हाल ही में यहाँ पर नाटो ने किसको अपना लिया था, कौन सा देश नाटो का सदस्य बन गया था, ये भी पता होगा आपको, ठीक है। उधर ही अगल बगल स्वीडन भी है, ठीक है। ये भी चाह रहा था हम भी बने, पर अभी ये बना नहीं है शायद, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉलिड टिपिकली हैव द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट्स, ठोसों का गलनांक आमतौर पर सबसे कम होता है। कौन से ठोस हैं वो, मॉलिक्यूलर ठोस हैं, मॉलिक्यूलर यानी कि आणविक ठोस हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट सॉलिड्स हैं, या फिर मेटेलिक सॉलिड्स हैं, या फिर आयनिक सॉलिड्स हैं। बात करते हैं यहाँ पर, देखो एक चीज़ बताएं आपको कि जो इलेक्ट्रोवैलेंट सॉलिड है और ये जो आयनिक सॉलिड है दोनों एक ही चीज़ को बोलते हैं। दोनों किसको कहा जाता है, एक ही चीज़ को दोनों टर्म से हम डिनोट करते हैं, दोनों टर्म से यहाँ पर बता सकते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट सॉलिड भी उन्हीं को कहा जाता है, आयनिक सॉलिड भी उन्हीं को कहा जाता है यहाँ पर। तो इसमें तो कोई दोराहा नहीं है कि ये वाले ऑप्शन तुम्हारे गलत होने वाले हैं। मेटेलिक सॉलिड यानी धात्विक ठोस होते हैं। ये भी क्या होते हैं, इनके भी हाई क्या होते हैं यहाँ पर, मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि सॉलिड किस चीज़ के होते हैं, मेटल ही मेटल के बने हुए, तो मेटेलिक सॉलिड आमतौर पर बात हो रही है यहाँ पर। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो हैं यहाँ पर बात याद रख लेना, इनको सह संयोजी, इनको ही क्या कहा जाता है, सह संयोजी ठोस भी कहा जाता है, यानी कि कोवेलेंट सॉलिड्स भी इन्हीं को कहा जाता है। किनको, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को। शायद आपके पास पिछले पेपर्स में क्वेश्चन आया था कि यहाँ पर इनमें से मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या सह संयोजी जो यहाँ पर क्या होता है ठोस होते हैं उनको और क्या कहा जाता है, क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। तो आपको ये बातें भी यहाँ पर याद रखनी है, किसको क्या कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है आयनिक सॉलिड्स को और क्या कहा जाता है, तो आप समझ लेंगे कि क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोवैलेंट सॉलिड भी कहा जाता है। यहाँ पर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को और क्या कहा जाता है, तो आप कह सकते हैं कि कोवेलेंट सॉलिड्स भी कहा जाता है। जैसे बात करें यहाँ पर ठीक है, कोवेलेंट सॉलिड्स जो होंगे उनके क्या यहाँ पर होने वाले हैं, जो ऑप्शन नंबर हमारे पास ए है, क्या है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही होने वाला है। जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं उनके क्या होते हैं यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, आमतौर पर सबसे कम यहाँ पर होते हैं। जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं उनके यहाँ पर जो मेल्टिंग पॉइंट्स होने वाले हैं, यानी कि वो पिघलेंगे कितने टेम्परेचर पर, तो वो बहुत ही कम टेम्परेचर पर यहाँ पर पिघल सकते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर पूछ रहा है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमसे, व्हाट इज बफरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल, यानी कि मृदा की उभय प्रतिरोधन क्षमता क्या है, बफरिंग। अब आपको बफरिंग बता दिया जाए, बफरिंग का मतलब क्या होता है। बफरिंग अगर बात करें हम केमिस्ट्री में, तो हमने एक बफरिंग सॉल्यूशन नाम भी सुना होगा, बफरिंग सॉल्यूशन, बफर विलियन सुना होगा हमने। वो क्या होता है, बफर विलियन का एक मतलब होता है कि बफर विलियन एक ऐसा विलियन होता है, ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें क्या करें हम, इसका कुछ पीएच होगा, इस सॉल्यूशन का कुछ पीएच होगा, ठीक है, इस बफर सॉल्यूशन का कुछ पीएच होगा माना, ठीक है, कोई सा तो पीएच होगा इसका। बात करें अब इसमें हम एसिड मिलाते हैं, ठीक है, एसिड मिला रहे हैं या फिर इसमें हम बेस मिला रहे हैं, एसिड मिला रहे हैं या फिर बेस मिला रहे हैं। एसिड यानी कि अम्ल, बेस यानी कि क्षार, या इसमें हम एसिड मिलाएं या फिर बेस मिलाएं, तो इन दोनों में से अगर कुछ भी मिलाएं हम, तो ये सडनली अपना पीएच चेंज नहीं करता है।
ये क्या नहीं करता है, सडनली अपना पीएच चेंज नहीं करता है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम ये क्या तो क्या मिलाएं, एसिड मिलाएं या फिर हम उसमें बेस मिलाएं और वो अपना पीएच सडनली चेंज ना करे, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं, उसको बफर सॉल्यूशन कहा जाता है। ये बात आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी। और यहाँ पर उसने टर्म यूज करा है बफरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि बफरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल का क्या मतलब होने वाला है, कि वो क्या होगा वहाँ पर जब उसमें क्या होगा, मृदा की अपने पीएच में अचानक परिवर्तन का विरोध करने की क्षमता, यानी कि द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू रेजिस्ट सडन चेंज इन इट्स पीएच। तो उसके जो पीएच में सडन चेंज आने वाला था उसका क्या करेगा, वो रेजिस्टेंस करेगा, उसको रेजिस्ट करेगा, यानी कि उसमें अवरोध उत्पन्न करेगा, उसको यहाँ पर आसानी से चेंज होने नहीं देगा। तो इसी को हम क्या कहेंगे, बफरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, यानी कि अपना पीएच चेंज करने का यहाँ पर विरोध करने की क्षमता जो भी उसकी होगी उसी को हम क्या कहेंगे, उसकी बफरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल कहेंगे। बात समझ में आती है इतनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल एनवलप। सेल एनवलप है जो, उसकी भी आउटर मोस्ट लेयर सेल एनवलप है, ठीक है, सेल का कोशिका का बाहरी आवरण है, उसकी भी बाहरी परत कौन सी होती है, किसकी, जीवाणु कोशिका की, यानी कि जो बैक्टीरिया सेल होता है, बैक्टीरिया सेल का जो सेल एनवलप है, बैक्टीरिया सेल का सेल एनवलप है, और सेल एनवलप का भी जो बाहरी वाला क्या है, लेयर है, जो सब आउटर मोस्ट लेयर है, उसको क्या कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है, सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, ग्लाइकोकैलिक्स कहा जाता है, या फिर सेल वॉल कहा जाता है। तो यहाँ पर से आपका आंसर बताना है हमें। और इसको जो यहाँ पर आउटर मोस्ट लेयरिंग ऑफ सेल एनवलप होता है किसका, बैक्टीरिया सेल का, वो यहाँ पर ग्लाइकोकैलिक्स होता है। क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स होता है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। आई थिंक आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स इन विच द फोर्स एक्ट एंड टेक्स प्लेस इन दी, ठीक है, किधर की तरफ वो फोर्स लगने वाला है, किधर की तरफ वो फोर्स लगने वाला है। चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, यहाँ पर हिंदी में पढ़ते पहले इसको, किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है, और कौन सी यहाँ पर में होती है जिसमें बल कार्य करता है, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन भी बतानी है। उसकी डायरेक्शन किसकी, जो यहाँ पर क्या है, संवेग परिवर्तन की दर है। आई थिंक अगर आप लोगों को आपने पढ़ा होगा न्यूटन सेकंड लॉ, आपने पढ़ा होगा न्यूटन का द्वितीय नियम आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आपने देखा होगा जो यहाँ पर संवेग परिवर्तन की दर यानी कि डेल्टा पी, संवेग क्या होता है, डेल्टा पी होता है, संवेग क्या होता है, पी होता है संवेग, उसका परिवर्तन यानी कि चेंज, उसमें चेंज को दिखाते हैं डेल्टा से, चेंज को किससे दिखाते हैं, डेल्टा से दिखाते हैं। तो संवेग परिवर्तन, और दर की बात करेंगे तो टाइम के साथ, यानी कि टाइम चेंज होगा तो टाइम के चेंजमेंट के साथ उसके यहाँ पर संवेग में जो परिवर्तन आता है। बात समझ में आ रही है, यहाँ पर संवेग में परिवर्तन हो जाएगा डेल्टा पी, और टाइम में चेंज के साथ उसके जो संवेग में यहाँ पर परिवर्तन आ रहा है, हमको पता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उस पर जो अप्लाइड फोर्स है, उस पर जो अप्लाइड फोर्स है। और अगर मैं बात करता हूँ, ये मेरे पास क्या है, कोई वस्तु है, इस वस्तु पे हमने क्या करा, फोर्स अप्लाई करा, तो उसका संवेग परिवर्तन होगा, उसका क्या होगा यहाँ पर संवेग परिवर्तन, मोमेंटम चेंज होगा, मोमेंटम चेंज होगा, और उसकी डायरेक्शन भी किधर ही होगी, जिधर की तरफ यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिधर की तरफ यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा बनने वाला है हमारे पास, ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही हो जाएगा। सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में यहाँ पर फोर्स अप्लाई होने वाला है उसी डायरेक्शन में उसका यहाँ पर मोमेंट चेंज का डायरेक्शन भी रहेगा। आई थिंक आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा किस तरीके से इसको करना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट रेज्ड टू अ हाइट, ठीक है, क्या करते हैं जब किसी वस्तु को हम किसी हाइट तक उठाते हैं, बात समझो, छत पे चढ़ जाओ, अपने आप हाइट में चलेगा तुम ऊपर, ठीक है, वहाँ से आप कूद जाओगे, ठीक है, कूदना मत, कूद जाओगे एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, ठीक है। तो हम ऊपर गए तो हमने क्या बढ़ाई, अपनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाई, हमने क्या करी, अपनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाई, ऊपर चले गए, जितने ऊपर तक जा सकते थे, वहाँ से हम कूद गए, तो वहाँ पर वो पोटेंशियल एनर्जी है, अब हमारी क्या होगी, नीचे की तरफ मोशन होने लग जाएगा। जब छत से हम गिरने लग जाएंगे तो वहाँ पर मोशन आ जाएगा, और मोशन में जो एनर्जी होने वाली है वो हमारी कौन सी होने वाली है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होने वाली है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है जो वो किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पर से आप कर सकते हैं कि यहाँ पर जो क्या थी, गुरुत्वाकर्षण स्थिति ऊर्जा थी, वो किस में चेंज हो चुकी है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो चुकी है। आप ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर से लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का इनमें से कौन सा सोर्स नहीं है, ऑक्सीजन किससे हमको मिल नहीं सकता। वाटर से ऑक्सीजन मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, H2O है, H2O में ऑक्सीजन है, वाटर से ऑक्सीजन मिल सकता है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में बात कर देता हूँ, जैसे C2H5OH, ये भी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, मैंने मान लिया ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मान के लिया, होता ही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। C2H5OH, इसमें ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं इससे। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, ठीक है, हमको वो देखना है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है ही नहीं, तो ऑक्सीजन उसमें प्रेजेंट ही नहीं रहेगा तो प्राप्त कहाँ से करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी क्या है, मीथेन, मीथेन क्या होता है CH4, इसमें कहीं ऑक्सीजन ही नहीं है तो तुम ऑक्सीजन प्राप्त कहाँ से करोगे, तो ऑप्शन नंबर डी है जो ऑक्सीजन का स्रोत नहीं है, बाकी सब चीज़ों से तुम क्या कर सकते हो, ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हो, ठीक है, ये बात समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्री पार्टिकल वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक, मैं नहीं बता रहा है, ये मैं बता बता के थक गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एमंग दीज विच इज नॉट वन ऑफ द थ्री बोन्स विच एम्पलीफाइज द वाइब्रेशन रिसीव्ड बाय द ईयर ड्रम, देखो ईयर ड्रम होता है हमारे कान के अंदर कुछ, ठीक है, ईयर ड्रम नाम का कोई चीज़ होती है हमारे कान के अंदर, वो क्या करती है, वो वाइब्रेशंस रिसीव करती है, यानी कि हम साउंड्स जो हमारे पास साउंड है बोल रहे हैं हम, ठीक है, तो वो किसके रूप में जा रही है, वाइब्रेशंस के रूप में, वो हमारा कान किस चीज़ के रूप में सुन रहा है, वाइब्रेशंस के रूप में सुन रहा है, तो यहाँ पर से वाइब्रेशन रिसीव करेगा कौन, ईयर ड्रम, जिसको क्या कहा जाता है हिंदी में, कर्णपटल कहा जाता है, तो ये वाइब्रेशन को रिसीव करता है, ठीक है। अब इन वाइब्रेशन को जो ये रिसीव करा है इसने, इनको कोई एम्पलीफाई करने का काम करता है, यानी कि हमने तो धीरे से बोला कान को कैसे सुनाई दे रहा है, तो वो क्या करेंगे, ये एम्पलीफाई करेंगे, ठीक है, ये तीन चीज़ें एम्पलीफाई करती हैं, तीन बोन्स होती है वो एम्पलीफाई करती हैं। अब हमको इनमें से बताना है, यहाँ पर चार दे रखे हैं, इनमें से वो कौन सा नहीं है जो यहाँ पर एम्पलीफाई करता है, तो तीन तो एम्पलीफाई करेंगे इनमें से, लेकिन एक जो होगा वो एम्पलीफाई नहीं करेगा, एम्पलीफाई करने का मतलब होता है बढ़ाना, यानी कि उन वाइब्रेशंस को बढ़ाएगा, बात समझ में आ रही है। तो यहां पर बात करते हैं इन तीनों में से, इन चारों में से वो कौन सा नहीं है जो एम्पलीफाई नहीं करता है, तो यहां पर बात करते हैं स्ट्रिप, स्ट्रिप है क्या, यहाँ पर हैमर है या फिर पिना है या फिर एनविल है, तो ये चार ऑप्शन हमारे पास, इनमें से एक जो है एम्पलीफाई नहीं करता है, और वो कौन नहीं करता है, वो यहाँ पर पिना जो है, पिना जो है यहाँ पर एम्पलीफाई नहीं करता उन वाइब्रेशंस को, ठीक है, बात समझ में आ रही है कैसे करना है इसको। ये तीनों के तीनों जो हैं, स्टिरअप, हैमर और यहाँ पर एनविल, ये तीनों के तीनों उस वाइब्रेशन को जो रिसीव किए हैं किसने, ईयर ड्रम ने रिसीव किए हैं, उनको ये एम्पलीफाई करेंगे, बट जो कौन है, पिना जो है, कर्णपाली जिसको कहा जाता है, ये उनको एम्पलीफाई करने का काम नहीं करता है, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 क्या है, नर्मदा रिवर आंदोलन द मूवमेंट इज रिलेटेड टू, नर्मदा आंदोलन, नर्मदा नदी आंदोलन है, ठीक है, ये कौन से यहाँ पर बांध से संबंधित है, ये हमको यहाँ पर बताना है। हमसे कहा गया है माहेश्वर डैम है क्या, ओमकारेश्वर डैम है, या फिर इंदिरा सागर डैम है, या फिर सरदार सरोवर डैम है, तो इनमें से कौन से डैम पर यहाँ पर क्या है ये संबंधित है। और बात करें अगर सरदार सरोवर डैम की, तो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, तो नर्मदा नदी आंदोलन जो है वो सरदार सरोवर बांध से यहाँ पर रिलेटेड होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 91, और ये अगर आपने नहीं बताया, ठीक है, तो पेपर देने मत जाना, चुपचाप से पेपर की तैयारी करना बंद कर देना, अपना कुछ काम धंधा शुरू कर लेना अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन खुद से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे तरफ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, हु एमंग द फॉलोइंग फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड अ लिविंग सेल, यार ये भी तो हमने कितनी बार डिस्कस कर लिया है, ठीक है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले एक जीवित कोशिका को देखा और उसका वर्णन किया, तो इसमें तो क्या ही बोलना है, तब जीवित कोशिका को तो इसी आदमी ने देखा था, एंटोन वान लोएनेक, ठीक है, जीवित कोशिका इन्होंने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, व्हाट इज द टारगेट फिक्स्ड टू इंक्रीज फॉरेस्ट कवर अंडर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसी, वन संरक्षण नीति के तहत वन क्षेत्र में कितनी वृद्धि का लक्ष्य नियत है, कितनी वृद्धि का लक्ष्य नियत है, बात करें इसकी तो यहाँ पर 33% जो वृद्धि है ये इसका लक्ष्य हमको, कि हमको क्या करना है, वन का जो क्षेत्र है वो कम से कम 33% तक पहुँचाना है, 33% तक पहुँचाना है, तो वो हमारा लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इज फाउंड इन द वेस्टर्न हिमालयन रीजन, वेस्टर्न हिमालयन रीजन जो है, ठीक है, किधर की तरफ होगा, मैप देखना सबको आता है तो मैप देखना,
ठीक है, उसमें क्या देखना, वेस्टर्न हिमालयन रीजन देखना किधर है, और वहाँ पर बात करें अगर तो वहाँ पर कौन सा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है वो हमको यहाँ पर बताना है। कौन सा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है तो वो वाला ऑप्शन हमारा ए है, कुहल। कुहल जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है वो यहाँ पर यूज़ किया जाता है। कौन से रीजन में, ईस्ट वेस्टर्न हिमालयन रीजन। वेस्टर्न हिमालयन जो रीजन है मैप में देख लेना किधर की तरफ पड़ता है, वहाँ पर ये वाला कौन सा, ये वाला ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 95। ठीक है, तो विच लॉ स्टेट्स दैट एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन एनी पार्ट ऑफ अ फ्लूइड कंटेन्ड इन अ वेसल इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड एंड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। तो यहाँ पर कहने का क्या मतलब है, इनका कहने का क्या मतलब है, इनका कहने का मतलब है कि एक वेसल है हमारे पास, कोई वेसल है, ठीक है, कोई भी वेसल है हमारे पास, इसके अंदर लिक्विड भरा गया है, इसके अंदर लिक्विड भर दिया हमने, इसके अंदर जब लिक्विड भर दिया तो इसका किसी भी भाग पे, अब तुम कहीं से भी इस पर क्या लगा लो, इस पर क्या लगाया, प्रेशर लगाया, कुछ इस पर क्या लगाया, कुछ प्रेशर हमने अप्लाई किया, इस लिक्विड पे कुछ प्रेशर अप्लाई किया। अब प्रेशर अप्लाई करने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, प्रेशर अप्लाई करने के बाद एक अप्लाई जो होता है वो यहाँ पर डिमिनिश नहीं होता, यानी कि ये प्रेशर कम नहीं होता है। जब हम इसमें प्रेशर अप्लाई करेंगे तो प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अप्लाई करेंगे उतना ही प्रेशर लगने वाला है, वहाँ पर प्रेशर में कमी नहीं आने वाली। तो जब इस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो बिना कम हुए, ठीक है, बिना कम हुए सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित हो जाएगा, यानी कि कहीं पर भी अप्लाई करें वो ना कम तो होगा नहीं, वो प्रेशर उतना ही लगने वाला है, चाहे उसको किसी भी डायरेक्शन से हम लगाने वाले हैं, किसी भी डायरेक्शन लगा दे वो प्रेशर कम नहीं होगा, ठीक है। और वो क्या होगा, वो प्रेशर चारों तरफ जहां भी सब डायरेक्शन में, जितनी भी डायरेक्शन से वो लग सकता है सब जगह क्या होगा, समान रूप से प्रसारित हो जाएगा। हम कहीं से भी उस पर प्रेशर लगाए वो समान रूप से क्या होने वाला है, प्रसारित होने वाला है, हर जगह क्या रहेगा, सेम रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है। ये बताना है कि कौन सा नियम बताता है, पास्कल लॉ बताता है, न्यूटन सेकंड लॉ बताता है, केपलर्स लॉ बताता है, या फिर गैलीलियो लॉ बताता है। तो जो प्रेशर से संबंधित लॉ है हमको पता है वो किसका लॉ है, पास्कल का लॉ है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है, कर लेंगे इसको। ऑप्शन नंबर ए हमारा पास्कल लॉ है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। 96 क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज अ रिजल्ट ऑफ द बॉडी, रिजल्ट ऑफ द बॉडी डैश 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 एक्टिंग ऑन दैट। किसी पिंड के समय में परिवर्तन की दर उस पिंड पर कर रहे डैश 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 कर रहे, यहाँ पर डैश डैश डैश, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करना है, का परिणाम है। और अभी हमने ये क्वेश्चन देखा है, अभी 3-4 क्वेश्चन पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है कि जो समय परिवर्तन की दर होती है उस पिंड पर क्या किस चीज़ के बराबर होती है, उस पिंड पर कर रहे क्या कर रहे कार्य कर रहे किस चीज़ के बराबर, नेट फोर्स के बराबर, जितना उस पर क्या लगने वाला है, बल लगता है, उसी के बराबर यहाँ पर उसमें समय परिवर्तन की दर होती है। आई थिंक आपको ये बात पता होगी। न्यूटन सेकंड लॉ आपको याद रख लेना है, तो न्यूटन के नियम पढ़ लेना, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, 97, क्वेश्चन नंबर 97 कहता है, विच लैंड फॉर्म इज फॉर्म्ड व्हेन अ मेंडरिंग रिवर अक्रॉस फ्लड प्लेन इज कट ऑफ। जब वो फ्लड प्लेन के इधर उधर जो आकृति है क्या है, मैदान के आर पार बहने वाली नदी विच्छेदित हो जाती है तो कौन सी भू आकृति बनती है, यहाँ पर हमको ये बताना है। तो इसके लिए आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि कौन सी आकृति बनती है। तो कौन सी आकृति बन रही है, ये वाली आकृति बन रही है। कैसे होता है ये चीज़ भी देख लो। यहाँ पर से नदी रही होगी, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये अभी ये तो बन गया, अब इसने भी बनना है, देखो यहाँ पर से कटेगा तो ये ऐसे हमारे पास क्या, तो ये नदी चल रही है, ये नदी जा रही है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर जा तो रही है नदी, अब क्या होगा, यहाँ पर से इधर इधर जा रही है, धीरे धीरे करके कटता रहेगा ये वाला क्षेत्र, ये वाला पोर्शन कट जाएगा और ये नदी डायरेक्टली यहाँ मिल जाएगी, ये नदी यहाँ से डायरेक्टली मिल जाएगी और इस तरीके से यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास। तो नदी यहीं से मुड़ जाएगी, हमारी नदी क्या होगी, यहीं से मुड़ जाएगी। जब नदी इसको ब्लैक कर लेते हैं यार, रुको। तो ये नदी क्या होगी, ये काट देगी यहाँ पर कुछ टाइम बाद, तो ये नदी यहीं से मुड़ जाएगी, ठीक है, इसको इतनी दूर जाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं फिर। तो ये इतना जो पोर्शन बच जाएगा हमारे पास, ये किसकी तरह दिख रहा है आपको, या इसको देखो, ये किसकी तरह दिख रहा है आपको, ये ऑक्स बो की तरह दिख रहा है, यानी कि जो क्या होता है, बैल का खुर होता है, पैर के नीचे जो होता है खुर, उसकी तरह ये दिख रहा होगा आपको। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ऑक्स बो, ऑक्स बो की तरह दिख रहा है,
ठीक है, ऑक्सबो की तरह दिख रहा है। तो ये क्या दिख रहा है, इसको क्या बोल देंगे हम डायरेक्टली, इसको बोल देंगे ऑक्सबो लेक। किस तरीके का है, ऑक्सबो लेक की तरह यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है हमसे, कहाँ चला गया, व्हाट इज द रोल ऑफ नीम लीव्स इन ग्रेन स्टोरेज। जो क्या है यहाँ पर अनाज भंडारण में है, उसमें नीम के पत्तों की क्या भूमिका होती है। जब हम क्या करते हैं यहाँ पर ग्रेन का स्टोरेज करते हैं, उसमें जो नीम लीव्स हैं उनका क्या रोल होने वाला होता है। तो आपको बता दें कि जो नीम होता है वो क्या करता है, नीम के जो पत्ते होते हैं किस चीज़ का काम करते हैं, बायोपेस्टिसाइड्स। किसकी तरह काम करते हैं, बायोपेस्टिसाइड्स, यानी कि जैव कीटनाशक के रूप में यहाँ पर काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं, जैव कीटनाशक की तरह काम करते हैं। और यहाँ पर क्या करते हो, वहाँ पर जो क्या रखा हुआ हमने यहाँ पर अनाज रखा हुआ है, उसको संरक्षित करने का काम करता है। तो वहाँ पर क्या करेगा, वहाँ पर ये किसकी तरह काम करेगा, जैव कीटनाशक यानी कि बायोपेस्टिसाइड की तरह काम करेगा। और वहाँ पर जो हमने अनाज रखा है उसको बचा कर रखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 हमसे क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो क्या होती है, छोटी आंत होती है, उसके अंदर छोटी उंगली जैसी क्या होती है, फोल्डिंग्स होती है, उनको क्या कहा जाता है, वो कौन सी होती हैं, सिस्टी होती है या फिर कॉर्टेक्स या फिर विली या फिर पिली। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो वो क्या होती हैं, तो देखो ये इस चीज़ की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ये फिंगर लाइक, स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये स्मॉल फिंगर है हमारा। ठीक है, ये वाला कौन सा है, ये वाला हमारे पास स्मॉल फिंगर है, स्मॉल फिंगर की तरह दिख रहे हैं, स्मॉल फिंगर की तरह ये चीज़ें दिख रही होंगी आपको। तो ये स्मॉल फिंगर की तरह स्ट्रक्चर है हमारे पास, स्मॉल फिंगर की तरह स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, छोटी उंगली की तरह। तो इनको कहा क्या जाता है, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि इनको क्या कहा जाता है। तो इनको क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हम देख लेंगे। ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास क्या है, यहाँ पर विली। तो इनको क्या कहा जाता है, इनको विली कहा जाता है। कर लेंगे इसको, इसमें कुछ नहीं था। ठीक है, थोड़ा सा अगर आपको यहाँ पर इमेज अगर आपको समझ में आती हैं तो यहाँ से आप आसानी से इनको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इनको क्या कहा जाता है, इनको विली कहा जाता है। कहाँ पर पाई जाती हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब क्या होता है, छोटी आंत, छोटी आंत में पाई जाती हैं, स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट 100th क्वेश्चन, और ये इस लेक्चर का भी आखिरी क्वेश्चन है और इस वाले पेपर का भी आखिरी क्वेश्चन है। तो कर लेते हैं इसको। क्या कहता है, व्हाट इज द फिनोमिना ऑफ परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म इन अ सुपरकंडक्टर सच दैट द सुपरकंडक्टर रिपेल्स द मैग्नेट एंड इज रिपेल्ड बाय द मैग्नेट नोन एज। ठीक है, यहाँ पर बात कर रहा हो कि कोई क्या है, एक सुपर कंडक्टर है हमारे पास, ये जैसे सुपर कंडक्टर है, यहाँ पर मैग्नेट है, मैग्नेट रखा हुआ है, सुपर कंडक्टर रखा हुआ है। तो ये मैग्नेट और ये सुपर कंडक्टर एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है, यहाँ पर इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है, सुपर कंडक्टर यानी कि अतिचालक चुंबक को प्रतिकर्षित करता है और चुंबक द्वारा प्रतिकर्षित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो इस वाली फिनोमिना को क्या कहा जाता है वो हम देखने वाले हैं। जैसे यहाँ पर देखें हम, यहाँ पर ये दिख रहा होगा आपको, इसमें क्या हो रहा है, इसको देखो इसमें क्या हो रहा है कि ये हमारे पास क्या है, ये चुंबक है हमारे पास। ठीक है, ये क्या है, ये हमारे पास एक चुंबक है, ये समझो ये चुंबक रखा हुआ हमने। ठीक है, और ये हमारे पास ऊपर क्या आ रहा है, ये एक सुपर कंडक्टर है। ये क्या है, ये एक सुपर कंडक्टर है, दिस इज अ सुपर कंडक्टर। ठीक है, ये क्या कर रहा है, जब इसको हम इसके ऊपर रख रहे हैं, ठीक है, इसके ऊपर रख रहे हैं, तो ये आ नहीं रहा उस पर, डायरेक्टली उसके ऊपर बैठ नहीं जा रहा। ठीक है, उस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। इसी की मदद से हम क्या करते हैं, आजकल ट्रेन जो सुपर फास्ट ट्रेन है उनको चलाने का प्रयास भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वाले इफेक्ट को क्या कहा जाता है, जो एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिकर्षित कर रहे हैं, इस वाले इफेक्ट को कहा क्या जाता है, वो चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इस इफेक्ट को यहाँ पर कहा जाता है मीजनर इफेक्ट। क्या कहा जाता है, मीजनर इफेक्ट कहा जाता है। तो आपको ये बात याद रखनी है। तो यहाँ पर हमारे ये वाला पेपर भी कंप्लीट होता है। यहाँ पर कौन सा पेपर हमने सॉल्व कर लिया है, 17 जुलाई 2021 में जो शिफ्ट 1 में यहाँ पर पेपर हुआ था। इसके बाद वाला पेपर जो होगा, हम कौन सा यहाँ पर जो शिफ्ट 2 वाला पेपर था वो वाला स्टार्ट करेंगे अगले वाले लेक्चर से। ठीक है, इस वाले लेक्चर की मैं पीडीएफ आपको पूरी प्रोवाइड करा दूंगा, ये पूरा पेपर ही आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आपको क्या काम, आंसर मैं इसके प्रोवाइड नहीं कराऊंगा आपको। ठीक है, इसके आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड नहीं कराऊंगा, क्योंकि अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप पहले क्या कीजिए, इसके क्वेश्चंस लगाइए। उसके बाद अगर आपको आंसर मैच करने हैं उसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं। वीडियोज में आपको यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने प्रोवाइड कराया हुआ है। इसका मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें आंसर नहीं होंगे,
करेंगे ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, तो यहाँ पर मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही रखते हैं और अगले वाले लेक्चर में हम यहाँ पर जो शिफ्ट 2 का पेपर है उसको शुरू करेंगे। ठीक है।